गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा SST और चैप्टर चलेगा हमारा 10। देखिए चैप्टर 9 तक के नोट्स आपको व्हाट्सएप द्वारा भेजे जा चुके हैं। आई होप आपने अपना काम कर लिया होगा। सभी बच्चे ध्यान दिए, आपको जो चैप्टर 9 था वो आपको सेकेंड टर्म डाल के स्टार्ट करना है। फर्स्ट टर्म तक हमारा चैप्टर 8 तक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर हमारा 10, नाम क्या है हमारे चैप्टर का? उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जीवन, ठीक है। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको पता होगा जिसमें हम अपनी जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारा भूगोल है। तो ये हमारा ज्योग्राफी चल रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। 10 चैप्टर हमारा उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में 10 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री दक्षिणी के मध्य स्थित है। इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यहाँ दिन व रात की लंबाई अधिकांश वर्ष भर समान रहती है। देखिए ये जो हमारा उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? भूमध्य रेखा के दोनों तरफ स्थित है। इसलिए होता क्या है कि वहां पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और रात और दिन हमारे समान रहते हैं वर्ष भर। जैसे आपने देखा होगा जब यहाँ पे सर्दियां होती हैं तो दिन छोटा हो जाता है, गर्मी होती है तो दिन बड़ा होता है, रात छोटी। लेकिन वहां पर क्या होता है, वो समान रहती है। आगे देखते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में 10 डिग्री उत्तरी तथा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री दक्षिणी तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के निकट स्थित है तथा सूर्य की किरणों से अत्यधिक प्रभावित है। हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित अमेजन बेसिन तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का अध्ययन करेंगे। तो देखिए आज हम किस चीज का अध्ययन करने वाले हैं, हमें पता है। एक तो हम करने वाले हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन और एक अमेजन बेसिन, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अमेजन बेसिन के बारे में। अमेजन बेसिन में जीवन, ठीक है। अमेजन बेसिन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का लगभग आधा भाग घेरे है। यहाँ की भूमि अमेजन नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बनी है। जैसे आपने देखा होगा, हम पढ़ेंगे जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वगैरह बनाते हैं, ये करते हैं अपने साथ कुछ मिट्टियां बहाकर लेकर आते हैं। तो अमेजन बेसिन जो है, अमेजन एक नदी है, उसके द्वारा जो बहकर मिट्टी आती है, उपजाऊ मिट्टी, उससे बनी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं अमेजन नदी। अमेजन नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। अमेजन नदी क्या है, इसका नाम अमेजन नदी क्यों पड़ा? देखिए अमेजन नदी जल की मात्रा अफवाह करने की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यह लगभग कितनी बड़ी है? 6556 किलोमीटर लंबी नदी का विशाल भाग नौवहनीय है। सहायक नदियां जो संख्या में लगभग 900 हैं सहित इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? देखिए 70 लाख किलोमीटर है, जिसमें से 50 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वर्षा वनों से ढका है। इन नदी का बेसिन विश्व का सबसे क्या है, ये सबसे बेसिन है। अमेजन बेसिन का विस्तार ब्राजील के कुछ भागों, पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला तक है। यह नदी भूमध्य रेखा के निकट अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। अमेजन नदी का नाम वहां के मध्य भाग में रहने वाली जनजाति की महिला योद्धाओं के नाम पर पड़ा। देखिए अमेजन जो नदी है उसका नाम कैसे पड़ा? वहां पे कुछ महिलाएं थी जो बहुत ब्रेव थी, यानी योद्धाएं थी। उन्होंने किससे युद्ध करा? फ्रांसिस्को डी ओरिलाना नामक एक स्पेनियार्ड ने इस नदी को पार किया था। उसने उन योद्धाओं का सामना किया था, उनकी तुलना यूनान की पौराणिक कथाओं में के अमेजन नाम के एक चरित्र से की, ठीक है। यानी अमेजन किसको गया गया? कुछ जो महिलाएं थी वहां की रहने वाली जाति की। चलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु, ठीक है।
जलवायु के बारे में हम पढ़ते हैं। अमेजन बेसिन 250 सेंटीमीटर मापी गई औसत वार्षिक वर्षा के साथ पृथ्वी का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पूरे वर्ष में लगभग कितने दिन वर्षा होती है, ये हमारा दिख नहीं रहा है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे है 200, ठीक है, 200 दिन वर्षा होती है। अब आप ही देखिए पूरे वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365, उसमें 200 दिन यहाँ पे वर्षा होती है। यहाँ वर्षा अधिकांश प्रत्येक दोपहर में बिना किसी पूर्व चेतावनी के होती है। यहाँ दिन व रात दोनों की अवधि समान होती है। दिन गर्म तथा आर्द्र नमीयुक्त होते हैं। पसीना जल्दी न सूखने के कारण त्वचा चिपचिपी रहती है। यहाँ का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है। अब आता है वनस्पति तथा वन्यजीव। आपको ये वाला जलवायु समझ में आ गई होगी। कुछ कुछ जलवायु हमें भी देखने को मिल जाती है, जैसे आर्द्रता। आपने देखा होगा एक मौसम ऐसा आता है चिपचिपा वाला, जिसमें पसीने नहीं सूखते हैं, एक गर्मी आती है बहुत ज्यादा, तो इसमें आर्द्रता वाला मौसम दिया गया है, जिसमें गर्म रहती है और नमी युक्त रहती है। इसमें अब हम पढ़ने वाले हैं वनस्पति तथा वन्य जीवन। गर्म व आर्द्र जलवायु तथा भारी वर्षा व उपजाऊ मिट्टी के कारण ये क्षेत्र वर्षों वनों, जिन्हें सेल्वास, यानी इनको क्या कहते हैं, सेल्वास कहा जाता है, के लिए उपयुक्त। यहाँ पे एक वर्ड है हमारा उपयुक्त है। ये वर्षा वन, वनस्पति तथा वन्य जीवों दोनों की असामान्य प्रजातियों का वासस्थल है। ये वन इतने घने होते हैं कि शिखरों पर एक घना छत्र बन जाता है, जिस कारण सूर्य की रोशनी सतह तक नहीं पहुंचती है और वहां अंधेरा तथा नमी रहती है। इसलिए सतह पर मात्र छाया में उगने वाली वनस्पति पाई जाती है। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्रकार के पौधे वन्य जीवन प्रजातियों का लगभग 30% भाग इस क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, कुछ पेड़ यहाँ लंबे होते हैं और ऊपर से बहुत घने होते हैं, जो सारे जो नीचे की धरती है, स्थल है, उसको ढक लेते हैं। तो जो स्थल में हमारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो कौन से पाए जाते हैं, जो अंधेरे तथा नमी में उगते हैं। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष मोहगनी, आबनूस, रबड़, कोको, सिनकोना आदि हैं। देखिए आपने सिनकोना की जो छाल होती है, आपने सुना होगा कि वो दवाई में भी काम आती है। ये वृक्ष बहुत से उद्योग जैसे भवन निर्माण, फर्नीचर, नाव तथा हवाई जहाज के निर्माण, कागज आदि के लिए आवश्यक होते हैं। ये अत्यधिक कष्ट का, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है हमारा, क्या है, कष्ट का विषय। यहाँ पे क्या लिखा है, विषय। विषय कि ये वन लगातार कई वर्षों से काटे जा रहे हैं। पर्यावरण को हानि से बचाने के लिए इस प्रवृत्ति को बदल देना चाहिए। आपने पढ़ा है कि जो वनस्पति काटी जा रही है या पेड़ों का जो कटाव हो रहा है, उससे हमारी जलवायु पर फर्क पड़ रहा है और उसको नियंत्रण करने के लिए, संतुलित करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और वन कटाव को भी रोकना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि अमेजन बेसिन पर विविध प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो यहाँ समान रूप से वन्य जीवनों में भी विशाल विविधता पाई जाती है। यहाँ अनेक प्रकार के पक्षी जैसे टूकन, हॉमिंगबर्ड, बर्ड ऑफ पैराडाइज आदि का स्तनपायी जंतु जैसे बंदर। यहाँ पे हमारा एक वर्ड है, क्या है, बंदर, ठीक है। बंदर, जैगुआर, प्यूमा, स्लॉथ। देखिए स्लॉथ के बारे में हम आपको बताएं, स्लॉथ क्या होता है, एक ऐसा जानवर होता है जो दिन में 12 घंटे से 17 से 18 घंटे तक सोता है और एक ही पेड़ पे रहता है। वो बस 4 से 5 दिन बाद पेड़ से उतरता है एक बार, और जिस पेड़ पे रहता है उसी के पत्तों को वो खाता है। चींटीखोर, आंटर और आर्मेडिलो आदि पाए जाते हैं। यहाँ नदियों के किनारे दल में कई प्रकार के सरीसृप जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल आदि पाए जाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से मिलने वाले सरीसृपों में एनाकोंडा, अजगर, बोआ, कंस्ट्रक्टर आदि हैं। नदियों में विभिन्न प्रकार की मछलियां भी पाई जाती हैं। अब आता है हमारा आगे, दुर्भाग्यवश वनों के कटाव ने यहाँ के वन्य जीवों को भी संकटग्रस्त किया है। भोजन व खेल के लिए शिकार किए कृत्य ने भी वन्य जीवों को गहन रूप से प्रभावित किया है।
अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जनजीवन। हम आपको बता चुके हैं कि अमेजन नदी को अपना नाम कैसे मिला। यहाँ ऐसी कई जनजातियां हैं जो प्रकृति में संयोजन के साथ साथ प्रारंभिक व संतुष्ट जीवन यापन करती हैं। इनका मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना व शिकार करना है। हालांकि बहुत से लोग कृषि उद्योग व बस्तियों के लिए वनों को काट रहे हैं, जिस कारण वर्षा वनों का क्षेत्रफल तेजी से कम होता जा रहा है। इसलिए कुछ स्थानों पर मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या बन गई है। यहाँ खेती का कार्य मुख्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है, जबकि पुरुष शिकार व मछली पकड़ने में संलग्न रहते हैं। जनजातियां मुख्यतः टोपियाका, अनानास व शकरकंद की खेती करती है। वे नकदी फसलों जैसे कॉफी, मक्का तथा कोको को भी खेती करते हैं। इनका मुख्य भोजन कसावा और मैनिओक भी कहते हैं। यह आलू की भांति भूमि के भीतर उगता है। यह रानी चींटी तथा उसके अंडों की थैलियों को भी खाते हैं। वर्षा वनों की अधिकता के कारण यहाँ बहुत अधिक मात्रा में लकड़ी उपलब्ध है, जो झोपड़ियां व घर बनाने तथा अन्य औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग की जाती है। प्राचीन समय में वर्षा वनों से होकर यात्रा करने का एकमात्र साधन अमेजन नदी थी। एक ट्रांस अमेजन राजमार्ग का निर्माण हो गया। वायु मार्ग द्वारा भी स्थानों को एक दूसरे से जोड़ा गया। अब देखिए, हमने अमेजन बेसिन के बारे में सारी चीजें पढ़ ली। वहाँ की जो जलवायु थी, जनजीवन था, वर्षा, सब चीजें हमने इसमें पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। उपोष्णकटिबंध में स्थित गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन भारत में के उत्तरी मैदान में फैला है। भारत का उत्तरी मैदान पूर्व से पश्चिम में विस्तृत है, जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला तथा दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है। उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। हमारे अध्ययन का केंद्र गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बना डेल्टा रहेगा। इस क्षेत्र की मुख्य भौतिक रचनाएं हिमालय के पर्वत क्षेत्र व निचली पहाड़ियों तथा सुंदरवन डेल्टा है। नेक्स्ट है हमारा गंगा नदी। आप सभी लोग गंगा नदी से बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे। गंगा नदी हिमालय से उत्पन्न होती है तथा उत्तराखंड में हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। मार्ग में इसमें बहुत सी सहायक नदियां जुड़ जाती हैं तथा अतः यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर है। उत्तर में इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां यमुना, गोमती, गंडक, कोसी तथा तीस्ता है तथा दक्षिण में चंबल, बेतवा, सोन, सिंध तथा दामोदर है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में होकर बहती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ा गंगा नदी के बारे में। अभी हम गंगा नदी के बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।